प्रीवियस लेक्चर जब मैं आपको करा रही थी उसमें मैंने आपको सिर्फ जो चैप्टर नेम है दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें मैंने आपको डेफिनेशंस बताए थे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में क्या है, बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। जैसे अब यहाँ पे आपको एक पैरा दिया जा रहा है दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंदर लिखा क्या होगा ये आपको ऑलरेडी पता है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ आपको। कई बार ये मैंने आपके लिए बना रखा है। जैसे ये मेल है और ये क्या है, यहाँ पे फीमेल है, ठीक है। ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल के लिए सिंबल है। मेल की खासियत ये है, अगर हम थोड़ा सा पिछले चैप्टर में जाके सेक्स डिटर्मिनेशन पे चले जाते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन को देखते हुए, तो मेल में क्या है, इसके पास 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स है। लेकिन फीमेल की जहां तक बात है, इसके पास दोनों ही एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और यहाँ से यानी कि फीमेल के पास गारंटी है कि इधर से जब भी जाएगा तो एक्स क्रोमोसोम ही आगे जाएगा ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करने के लिए। हाँ, मेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जो चाइल्ड बनने वाला है उसके सेक्स को बताने का काम यहाँ पे कौन करेगा, मेल करेगा। फीमेल पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसको किसी भी कंडीशन में क्या देना है, एक्स क्रोमोसोम ही देना है, ठीक है। ये तो बात रही। दूसरी बात, जब हम इसको जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक्स भी यहाँ पे 50% क्रोमोसोम कैरी करेगा, वाई भी 50% कैरी करेगा, ठीक है। यहाँ दोनों एक्स के पास क्या है, 50% है प्लस 50% है। तो मेल जब स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करने के बाद अब ये रैंडम सिलेक्शन है, या तो एक्स होगा और वाई होगा, दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक हो सकता है और एक कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे 50% कैरी कर रहा है वो किसके अंदर कैरी करेगा, स्पर्म्स के अंदर। और यहाँ पे फीमेल जो है ये ओवम फॉर्म करेगी, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, उसमें रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। आगे आज आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, थोड़ा स्पीड अप करते हैं हम लोग इसको। तो ये जब इसके साथ ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे जायगोट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, जायगोट फॉर्म होगा। लेकिन इस पैरा में जब आप ध्यान दीजिएगा तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ सिमिलैरिटीज की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, यहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन लिखा जा रहा है। सोचने वाली बात ये है, क्या लिखा जा रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन लिखा जा रहा है, ठीक है। और एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया जा रहा है डाइवर्सिटी को शो करने के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इसके अगर 2 ऑफस्प्रिंग हुए तो यहाँ पे इसका ये पार्ट जो है ये दूसरे टाइप का हो गया, दूसरे ऑफस्प्रिंग का ये पार्ट दूसरे टाइप का हो गया। फिर अगर इसके भी 2 ऑफस्प्रिंग हुए तो इसका ये पार्ट और ये पार्ट भी टोटली डिफरेंट हो गया। ये पार्ट तो डिफरेंट लेके आया था, दूसरा एक और पार्ट। मतलब क्या है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वेरिएशन को भी कैरी करने का काम कर रहा है, ठीक है। और वेरिएशन क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था, जिसके ऊपर हम आज की पूरी क्लास जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वेरिएशन कुछ ऐसा सिखाया था मैंने आपको। सब तो यहाँ पे सेम ही स्पीशीज के है ना, तो इसके लिए आपने सीखा था वेरिएशन के डेफिनेशन में कि differences among the individuals of the same species ये तो याद है आपको, सारे बच्चों को रटा रखा है मैंने आपको, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ये मेल है, ये इंडिविजुअल ए है, ये फीमेल इंडिविजुअल बी है, और अगर ये जाइगोट जो फॉर्म हुआ है, जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बन रहा है, अगर ये इंडिविजुअल सी है, ठीक है। मेल को फीमेल से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मेल फीमेल से उसके चाइल्ड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मतलब सबको अलग अलग आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट है, सब में डिफरेंसेस हैं, सब में वेरिएशन है।
ठीक है, यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। लेकिन अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब मैं आपको प्रीवियस चैप्टर करा रही थी तो वहां पे मैंने आपको साफ सीधी सी बात बताई थी, द ऑर्गेनिजम्स which acquire the asexual mode of reproduction, they preserve genetic information। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हम उनको ज्यादा से ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पता है आपको। तो यहाँ पे जब एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया को बनाने का काम कर रहा है तो यहाँ पे क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। रीजन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वहां पे। और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसकी वजह से डाइवर्सिटी क्या होगी, आगे फॉर्म होती चली जाती है, ये वेरिएशन को लीड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये बात आपको इस पैरा में यहाँ पे बताई जा रही है। आगे जब हम इस चैप्टर में मूव करते हैं तो आगे आपको यहाँ पे क्या सीखना है, आगे जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको हेरिडिटी तो मैंने सिखा रखा है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं, दैट इज हेरिडिटी। ठीक है, अब आप सीखने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। सुना हुआ लग रहा होगा आपको, क्योंकि एक बार आपने पढ़ी रखा है, मैं तो बस रिवाइज करा रही हूँ आपको। फटाफट इसकी फिनिशिंग करते हैं। एक टर्म मैंने आपको बोला अक्वायर्ड और दूसरा बोला इनहेरिटेड। पहला है, किसी को भी फर्स्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इनहेरिटेड ट्रेट्स, और देन यहाँ पे आपके पास है अक्वायर्ड ट्रेट्स। बहुत ध्यान से समझिएगा। ट्रेट्स मतलब गुण होता है, फीचर्स। ठीक है, ट्रेट्स मतलब गुण होता है, फीचर होता है। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स का ये मतलब है कि ये जो ट्रेट्स हैं, ये जो गुण है, ये इसको विरासत में मिला हुआ है, मतलब इसके पेरेंट ने इसको दिया है। ठीक है, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स किसी ऑफस्प्रिंग को कहाँ से मिलता है, उसके पेरेंट से मिलता है। यानी कि इनहेरिटेड ट्रेट्स ही हैं जिनका की जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। लेकिन अक्वायर्ड ट्रेट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर अक्वायर्ड ट्रेट्स भी ट्रांसमिट होते तो कोई पर्सन अगर अपने बॉडी पे एक टैटू बनाता इतना पेन लेके, तो पता चलता कि उसके बच्चों में भी वो टैटू होता जब वो पैदा होता, तो ऐसा तो होता नहीं। अब फीमेल जो है जैसे पियर्सिंग कराती है, ईयर पियर्सिंग करा लिया, नोज पियर्सिंग करा लिया, तो अगर कोई फीमेल चाइल्ड बोर्न हुई या मेल चाइल्ड हुआ, कुछ भी हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि वो जब पैदा हुआ तो वहां पे वैसी पियर्सिंग हो रखी होती है, ऐसा तो होता नहीं। अक्वायर्ड ट्रेट्स जो हैं ये लाइफ टाइम में आफ्टर बॉर्न अक्वायर किया जाता है। इसको बोल ही रहे हैं हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेड ट्रेट्स और अक्वायर्ड ट्रेट्स। ठीक है, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स जो हैं, तो इसकी खासियत क्या है कि ट्रांसमिशन होगा इसका। इनहेरिटेड ट्रेट्स, inherited traits are transmitted are transmitted from one generation to another generation। और acquired traits जो हैं, acquired नाम ही acquired है इसका, है ना। acquired traits are not transmitted from one generation to another generation, while these traits are acquired after birth।
बर्थ के बाद आप इसको क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं। अब किसी ने अपना हेयर कलर जो है वो पार्लर में जाके ग्रीन कलर का करा लिया, उसकी पेरेंट ने तो उसको दिया नहीं था ग्रीन कलर का, उसने ऐसे ही शौकिया जाके करा लिया, तो अक्वायर्ड ट्रेट्स के अंदर काउंट होगा। लेकिन अगर हम नेचुरल हेयर कलर की बात करें तो किसी का ब्लैक होता है, किसी का थोड़ा ब्राउनिश होता है, स्किन कलर अलग अलग होता है, तो ये सब क्या है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जब आप यहाँ पे देखते हैं स्किन कलर, देन हेयर कलर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। हेयर कलर, आई कलर, ये सब क्या है, बाय बर्थ मिला हुआ होता है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें क्या है, ऑन बॉडी, ये क्या है, अक्वायर्ड ट्रेट है। बहुत सारे इसके पियर्सिंग भी लिख सकते हैं इसमें। तो ये अक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स में आपने क्या देखा है, यहाँ पे डिफरेंस देखा है। अब मैं जो आगे बढ़ने जा रही हूँ, मैं आपको पहली बात समझा देती हूँ। इस बारे में मैं श्योर हूँ कि जो आपने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा होगा, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं मेंडल्स लॉ पे। पहले मैं आपको समझा देती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से मेंडल्स लॉ पे मूव कर रही हूँ। ठीक है, मेंडल्स लॉ। आप साइंस में 3 चीजों की पढ़ाई करते हैं, एक है लॉ, एक है थ्योरी, एक है हाइपोथेसिस, है ना, ये सारी चीजें पढ़ते हैं आप। तो इसमें से लॉ जो है ये सबसे टॉप कैटेगरी का होता है। फिजिक्स में पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ, ठीक है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मंडल्स लॉ है, लॉ लिख दिया हमने, इसको यूनिवर्सल रूल हो गया। ये लॉ जो है वो यूनिवर्सल होता है, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे, इंडिया में बैठे, कहीं भी जाएं, आपको वही चीज पढ़ना होगा, उसी चीज की पढ़ाई करनी होगी। फिर आप बोलेंगे थ्योरी में भी तो वही सारी चीजें सब पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरी जो है ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पे चलता है। हो सकता है किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट करके कोई बात पहले बताई थी और उससे भी अच्छा प्रूफ साबित करके किसी ने उसको गलत ना। जैसे आपने केमिस्ट्री में थॉमसन मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, मतलब 50 तो मॉडल पढ़ रहा है, उसमें किसने क्या बताया, तो अंत में जाके पता चलता नहीं भाई इस वाले बंदे ने ज्यादा अच्छा बताया था, है ना। हाइपोथेसिस सबसे वाहियात होता है, मतलब वाहियात बोलने का ये मतलब है कि हाइपोथेसिस में ना कोई अपने ब्रेन से कुछ सोचता है और कहता है कि ऐसा हो सकता है कि इस वजह से डायनासोर गायब हुए थे। अब मैं बैठे बैठे एक किताब लिख दूं, कोई हाइपोथेसिस में मैं जो सोच रही हूँ मैं लिख दूं, आई डोंट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ रिगार्डिंग माई हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस जो है उसके लिए किसी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि मैंने आपको इन तीनों में डिफरेंस क्यों बताया है। पहले मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अभी जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, अगर आप एमएससी तक या मेडिकल कॉलेज में या किसी भी ब्रांच को अगर आप अक्वायर करते हैं तो जेनेटिक्स उसमें घुसेगा। जेनेटिक्स की एक खासियत है, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं अभी आप, पता ही आपको। दूसरी चीज ये है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ फेरबदल नहीं होगी, ये ऐसे ही पढ़ना है आपको आगे जाके। हाँ, एग्जाम्पल्स थोड़े इलेबोरेटेड हो जाएंगे, सारी चीजें वहां पे डिटेल हो जाएंगी, तो हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी ये है, मेंडल साहब ने एक बात बताई। मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए क्रोमोसोम बनाया और यहाँ पे मैंने दूसरा क्रोमोसोम बनाया। अब मैंने दो क्यों बनाया है, मेल और फीमेल वाला केस मैं बता रही हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर ये मेल क्रोमोसोम है और अगर ये फीमेल क्रोमोसोम, पहले रिप्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जेनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे ये बताएगा कि व्हाट इज अलील। अलील क्या होते हैं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अलील जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं मैम, मतलब जो टॉलनेस लिख या के रिप्रेजेंट ड्राइनेस। करते हैं, नहीं जैसे मैम वो तो स्मॉल, ठीक है, मतलब आप समझते क्या है, होता क्या है, ये अलील क्या होता है। Ma'am, a type of gene which can make a trait, which can make a trait visible in a progeny, in an organism. मैं समझाती हूँ आपको, देखिए। अगर मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, मैंने बोला कि अगर ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये एक जीन है और ये इसके ऊपर इसका भी जीन है। बहुत सारे जीन होते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो बिल्कुल साधारण तरीके से मैं एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। अब यहाँ पे अगर ये जीन 1 है, हो सकता है ये आपके हेयर कलर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जीन 2 है, ये आपका स्किन कलर बता रहा होगा।
अब मेरी वॉइस ऐसी है, कल को मेरा वीडियो बंद हो जाए, ठीक है, सारे बच्चे क्लास में कनेक्ट हो, सब बारी बारी से बोलना स्टार्ट करें, लेकिन मैं अगर इधर से बोलूं कि मेरी आवाज जा रही है, तो आप में से सारे बच्चे समझ जाएंगे कि अच्छा नहीं, अब हमारी क्लास स्टार्ट हो गई, मैम बोल रही है, ठीक है। आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा, बट बाय वॉइस आपने मुझे पहचान लिया। तो वॉइस भी क्या है, वो भी एक रिकॉग्निशन का बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे भी लोग पहचानते हैं सबको, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पे वॉइस पिच है, वॉइस क्वालिटी है, जो भी है, उसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी में जितने गुण है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग जीन्स वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। अब बच्चों को दिक्कत ये आती है, जैसे अलील के बारे में मैंने पूछा तो एक बच्चे ने बोला कि जिससे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, बनाएंगे हम वही, लेकिन आपको अभी थोड़ी सी ना दिक्कत है समझने में कि अलील होता क्या है। देखिए, आज के बाद से अगर कोई आपसे पूछे, एक हाफ लाइन बोलिएगा, आप एक भी नहीं बोल सकते, हाफ लाइन बोलिएगा, अलील्स आर द पार्ट ऑफ जीन। दूसरी बात अगर आपको बोलनी है, अलील्स आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, कैसे मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एक गेट बनाया, ठीक है, एक ही गेट बनाया है, कितना है, एक गेट बनाया है, ठीक है। आपने देखा होगा एक 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 गेट ऐसा होता है ना, ये बना और यहाँ पे एक डोर है, इसी से आप बंद कीजिए खोलिए, आजकल ज्यादा ये बनता है, मेहनत कम होती है ना इसमें, एक ही साइड का पल्ला लगाना पड़ता है। दूसरा एक ये है, दोनों बंद करना पड़ता है आपको, एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है। तो अगर मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ये कितना गेट है, 1 है या 2 है, तो क्या आंसर होगा आपका, 1 है ना। आंसर क्या होगा आपका, 1 है। आप बोलेंगे कि क्या ये तो कोई भी बता सकता है, बच्चा भी बता सकता है प्राइमरी का, एक गेट है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि इस गेट में साइड कितने हैं, तो ये तो 2 है ना। आप जब एक को बंद करके और आप सो जाइएगा तो पता चला चोरी हो गई आपके घर में, दूसरा भी लगाना पड़ेगा आपको लॉक करने के लिए। तो जब इस गेट को आप देखते हैं तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है कि नहीं, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये एक गेट को आपको यहाँ पे एक जीन समझना है, 1 जीन समझना है, ठीक है। और एक जीन को जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट अलील और एक हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड अलील, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए करना क्या होता है और कैसे करना होता है, सो समझिए यहाँ पे कि जब हम इसको सेपरेट करते हैं, अभी तो फिलहाल आपको मैंने क्या, एक जीन है, ठीक है, ये भी क्या है, एक जीन है, ठीक है। जब हम इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करके हम बनाना चाहते हैं, एक नेक्स्ट पेज में ले रही हूँ, ठीक है। तो सेपरेट करके अगर मैं बनाना चाहती हूँ, तो मैंने अगर यहाँ पे एक क्रोमोसोम आर्म को अलग किया और दूसरे क्रोमोसोम आर्म को अलग कर दिया, यहाँ भी मैंने एक क्रोमोसोम आर्म को अलग किया, दूसरे क्रोमोसोम आर्म को मैंने यहाँ पे अलग कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि आपने जो जीन लिखा वो क्या एक्सप्रेस कर रहा था, तो मेंडल साहब के अकॉर्डिंग अगर हम पी प्लांट लेके चलते हैं, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम टॉलनेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉलनेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टॉलनेस को रिप्रेजेंट करने के एक मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल टी, दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉल टी। फिर यही सेम चीज मैंने यहाँ पे रिपीट करी है, कैपिटल टी, देन मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कैपिटल टी स्मॉल टी। आगे मैं समझा रही हूँ, कुछ बच्चों को हो सकता है दिक्कत आ रही होगी, जिन्होंने सैंपल पेपर वगैरह से किया होगा उनको दिक्कत आ रही होगी। एक मैंने किया है यहाँ पे स्मॉल टी। अब आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जब आप इसको चिपका दीजिएगा, मिला दीजिएगा, तो ये एक ही जीन हो जाएगा, ये वाला एक जीन है। जब मैंने इसको अलग अलग ऐसे स्प्लिट किया, सेपरेट किया यहाँ पे, तो ये दिखा इनको, ठीक है। अब इसको भी समझने की एक और कहानी सुनिए। अब मैं यहाँ पे आपको मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट समझाने जा रही हूँ। मेंडल साहब ने गलती क्या करी थी, एक पेशेंस कितना था इनके पास, एक पी प्लांट लिया इन्होंने, ठीक है, ये पी प्लांट लिया इन्होंने, एक टॉल प्लांट लिया इन्होंने, क्या लिया, टॉल प्लांट लिया, सुनते जाइए बस। एक क्या किया इन्होंने, ड्वार्फ मतलब छोटा होता है, शायद आपके बुक में शॉर्ट भी लिखा है कहीं पे। एक क्या यहाँ पे ड्वार्फ है, ड्वार्फ मतलब बोना होता है ना, शॉर्ट ड्वार्फ प्लांट है। अब देखिए,
अब ये जो अलील है, ये जो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, अलील लिखा, ठीक है। तो अलील्स जो हैं, अब ये दो तरह के होते हैं। एक हो गया क्योंकि ये पेयर में होगा, आपने ये तो देखा अभी तक कि जब भी होगा तो पेयर में होगा, अलग जब हम करेंगे तब तो बात की बात है। एक को हम लोग कहते हैं होमोजाइगस अलील, और एक को हम लोग कहते हैं हेट्रोजाइगस अलील। होमोजाइगस अलील, होमो मीन्स सिमिलर होता है, होमो मीन्स क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। तो होमोजाइगस अलील का मतलब है कि व्हेन टू सिमिलर टाइप ऑफ, व्हेन टू similar type of alleles are present on the same position, इसको क्या कहते हैं हम लोग, होमोजाइगस अलील बोलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने जो यहाँ से यहाँ तक लिखा ना, मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको ये कॉपी कर लिया और इसको उठा के मैंने यहाँ कर दिया। मैं दोबारा लिख भी सकती थी, लेकिन आपको याद कराने के लिए काम मैं कर रही हूँ। फिर मैंने क्या किया, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, व्हेन टू सिमिलर टाइप ऑफ अलील्स आर प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन, तो वही डिफरेंस क्या हुआ, जब दोनों एक ही चिपका दिया मैंने, तो यहाँ पे सिर्फ सिमिलर को इरेज करके और डिसिमिलर करने जा रही हूँ। समझ आया? अब आप बोलेंगे नहीं हमें समझ नहीं आया, तो समझ तब आएगा जब मैं इसका एग्जाम्पल लिखूंगी। अभी आपको अगर नहीं आया होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हेन टू डिसिमिलर टाइप ऑफ अलील्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम पोजीशन, ठीक है। तो आपको समझ कब आएगा, समझ तब आएगा जब मैं इसका एग्जाम्पल लिखूंगी। एग्जाम्पल में अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, एज फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल टी, एक प्राइमरी के भी बच्चे को दिखाइएगा ना, वो भी बोलेगा अच्छा ये दोनों तो एक जैसा है। मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉल टी, सेम टाइप के अलील है ना, तो रिप्रेजेंटेशन एक जैसा होता है। लेकिन अगर हम हेट्रोजाइगस अलील की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक कैपिटल टी लिखा है और एक मैंने यहाँ पे स्मॉल टी लिखा है, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस अलील हो गया। तो ये सब बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका। मैं ये भी नहीं बोलूंगी चैप्टर आगे बढ़ रहा है, अभी तो हम बेस तैयार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन होमोजाइगस अलील एंड हेट्रोजाइगस अलील। तो मैंने आपको ये बात समझाई कि जो आप अभी अभी पढ़ रहे थे, तो इसका मतलब है कि ये जो कॉम्बिनेशन मैं इतने देर से बना रही थी यहाँ पे, ये क्या है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? क्या है ये, होमोजाइगस? ये क्या है, हेट्रोजाइगस, ये क्या है, होमोजाइगस। इसका मतलब कि अगर अब मैं आपको क्वेश्चन में लिखवाऊं होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, तो आप उसका मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं मेंडल साहब की कहानी बता रही थी, बताते बताते बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी आती रहेंगी। हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं, इन्होंने 7 साल जो टोटल एक्सपेरिमेंट किया ना, उसमें 4 साल गलती करी। क्या, जो टॉल प्लांट ये ले रहे थे वो प्योर टॉल प्लांट ले रहे थे। प्योर टॉल प्लांट पता है किसको बोला जाता है? जो होमोजाइगस प्लांट्स हम लेते हैं, कौन सा लेते हैं, जो हम लोग होमोजाइगस प्लांट्स लेते हैं। होमोजाइगस ट्रेट लेने का मतलब है इन्होंने यहाँ पे कैपिटल टी लिया। लेकिन एक बात याद रखना, ये भी टॉल ही है। यही तो सिखाने जा रही हूँ आपको आगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हम क्या देखेंगे आगे जाकर। एक हमने देखा कैपिटल टी, ड्वार्फ बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ड्वार्फ प्लांट जो है उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप इसके पास एक कैपिटल टी बिठा दीजिएगा तो टॉल तो हो ही जाएगा ही। तो मैं इसके सिर्फ एक इस छोटे से कॉन्सेप्ट पर मैं नीट का एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, विच ट्रेट विच टाइप ऑफ ट्रेट भी कर सकते हैं हम लोग, विच टाइप ऑफ ट्रेट expresses itself in
होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, इसको हम लोग जो हमेशा आगे जाके आप देखेंगे कैपिटल टी है तो प्लांट टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तब भी टॉल हो जाएगा। भाई ये बेचारा छोटा वाला किधर गया, स्मॉल टी, ये दबता है हमेशा, इसको रिसेसिव ट्रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है मैम इसको? डोमिनेंट ट्रेट होगा से। हाँ, नहीं रिसेसिव ट्रेट होगा। आंसर क्या होगा इसका? रिसेसिव ट्रेट होगा। देखिए ऑप्शन में सब दिया रहता है, डोमिनेंट, रिसेसिव, बोथ डोमिनेंट। मैंने पूछा विच टाइप ऑफ ट्रेट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, तो हाँ इसका मैम। आंसर है हाँ, ठीक है, समझ आई मेरी बात? तो ये रेसेसिव ट्रेट होगा, रेसेसिव ट्रेट है ये। नीट के एग्जाम में ढूंढ लीजिएगा, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। रेसेसिव ट्रेट, इस बेचारे के पास कोई ऑप्शन है नहीं, कोई चारा नहीं है इसके पास। ये छोटे छोटे मतलब ये इस तरीके के फॉर्म में होगा, ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, लेकिन टॉल ऐसा ही था, फिर उसकी क्रॉसिंग कराई, ठीक है। क्रॉसिंग कराने के बाद ये जो हमने दो यहाँ पे ले रखे हैं ना, इसको यहाँ पे पेरेंट्स लिख दीजिए। ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पेरेंट्स, मेल है फीमेल है, सिंबल नहीं दिया मैंने, दे देना चाहिए। ये मेल है ये फीमेल है, कितना लिखेंगे, इससे भी काम चला सकते हैं वहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, F1 बना रहे हैं। F1 बोलने का मतलब फर्स्ट फेरियल जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन, F1 बना रहे हैं हम लोग। F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, F1 बना रहे हैं, ठीक। तो F1 जो ये हम लोग बना रहे हैं, तो पनेट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? पनेट स्क्वायर, इसको PUNNET पनेट स्क्वायर बोलते हैं। इस साल के 2000 अभी जो ओवर हुआ 2021, हाँ 2021 के नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन था, इन जेनेटिक्स वी अप्लाई a mathematical expression to solve the problem of characters, traits या cases of dominant and recessive traits, इस तरीके से करके क्वेश्चन था। और सबसे ज्यादा हंसी वाली बात ये है कि ऑप्शंस ऐसे वाहियात थे, आप ना एक एंटरटेनमेंट के तौर पे ढूंढिएगा आप लोग, ठीक है। इसी साल का 22 का हुआ कहाँ, अभी 21 का, मतलब मोस्ट रिसेंट जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ढूंढिएगा। ऑप्शन क्या था? बुलेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर, ची स्क्वायर, पाई स्क्वायर। तो भाई ऑब्वियस है, जो बच्चा सुना भी होगा ना 10वीं क्लास में भी, वो भी सॉल्व कर सकता है इसको। ऐसा क्वेश्चन पेपर इसलिए था कि हो सकता है सोचा होगा ना कि बच्चे लॉकडाउन में बैठे हैं, पढ़ाई नहीं किया होगा, इसलिए दे दिया होगा। देखिएगा आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल ढूंढिएगा तो आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं चलो अच्छा है, हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन अभी से सॉल्व कर रहे हैं। तो बेस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरा ये बोलने का मतलब है। तो पनेट स्क्वायर के ऊपर मैंने कहानी भी सुना दी आपको, एक नीट का क्वेश्चन भी बता दिया, और अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ, ठीक है। कि बनता कैसे है, करना कुछ नहीं आपको। यहाँ पे एक मैंने लिखा यहाँ पे कैपिटल टी, एक मैंने लिखा कैपिटल टी, मतलब इस मेल वाले को बनाया मैंने इधर, ठीक है। फिर मैंने एक स्मॉल टी यहाँ लिखा और एक स्मॉल टी मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। बनाने के बाद फिर मैंने क्या किया, अब इसका जो पनेट स्क्वायर है, बस ये इतना ही है, इतना काम तमाम इसका खत्म बस। फिर हम लोग क्या करते हैं, बस एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं यहाँ पे कि हाँ भाई हमें पता है, एक साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर वाले साइड में मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर वाले साइड में लेफ्ट साइड में हम फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिख दीजिए, लिखते हैं तो अच्छी बात है। और इसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है। फर्स्ट बॉक्स में आपको यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है, सेकंड बॉक्स में भी आपको कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है, थर्ड बॉक्स में भी आपको कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है, फोर्थ बॉक्स में भी आपको कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है। मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनको मैं हमेशा बोलती हूँ, एग्जाम में आंख बंद करके जब भी आप किसी का जीनोटाइप, इसको जेनेटिक एक्सप्रेशन को जीनोटाइप बोलते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि एग्जाम में आपको जब भी जीनोटाइप लिखना पड़ता है तो याद से आप क्या करेंगे, वहां पे उसके नीचे उसका फीचर जरूर एक्सप्रेस कर देंगे, आगे जाके आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। सब में टॉल टॉल लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसमें ज्यादा खिचड़ी जैसी कोई बात तो है नहीं, तो यहाँ पे चुपचाप रिजल्ट के तौर पे मैंने लिख दिया ऑल प्लांट्स आर टॉल, ऑल प्लांट्स आर टॉल। अब आप अपने आप को मंडल की जगह पे रख लीजिए,
आपका दिमाग खराब होगा या नहीं होगा, सोचिए। 4 साल तक बंदा एक अपने ऊपर पेशेंस रखे और इतने सालों तक लगातार एक एक्सपेरिमेंट करा रहा है जिसमें वो टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराए जा रहे हैं। एक भी डॉर्फ प्लांट नहीं मिल रहा, एक भी हमें वहां पे डॉर्फ प्लांट नहीं मिल रहा है। अब जो मैंने आपको इस पेज पे इतना सिखाया है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है बिल्कुल? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो मैम। हाँ चलिए, वेरी नो गुड। मैम। तो ये, हाँ, ये F1 बनाया है हमने। क्या बनाया है? F1 बनाया है। तो F1 जो है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो है, ये सबसे अच्छा लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्रेस करने का काम करता है। बच्चे कहते हैं मैडम हमें डेफिनेशन जो है ना वो रटना पड़ता है। मैं आपको अभी बताती हूँ, डेफिनेशन को रटना नहीं है, ऐसे लिखना है। क्या लिखना है वहां पे? एक बॉक्स को है मैंने यहाँ पे उठा के निकाल दिया बाहर, मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी। सिर्फ इन दोनों को देखिए और इसके लॉ ऑफ डोमिनेंस की जो डेफिनेशन है ना कॉपीराइटेड, वो मैं याद कराने जा रही हूँ आपको। आपको इसको देख के लिखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स। क्या बोला मैंने? इन द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स। डिफरेंट ही है, सेम तो है नहीं, दिख ही रहा है आपको खुली आंखों से। वापस रिपीट करती हूँ मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स, dominant allele always expresses itself and suppresses recessive allele. It is called as law of dominance. याद हो गया सबको? जो आपको रटना लग रहा था आज तक, आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसको देख के सिर्फ मैंने बोल दिया। क्या बोला मैंने? In the presence of two different types of alleles, that is one dominant allele and one recessive allele, dominant allele always expresses itself and suppresses recessive allele. इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। बड़ी आसानी से आपने क्या किया, बिना रटे हुए इसको क्रिस्टल क्लियर कर लिया। ठीक है, तो अलील्स पे तो हम चल ही रहे थे। मेंडल साहब का नाम मैंने कहाँ लिखा था? मेंडल्स लॉ की हम पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ लिखा था हमने। ठीक है, तो ये मैं समझाने पे थी। तो एक्चुअली क्या होता है, बाकी जब टीचर्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो मेंडल्स लॉ लिख के नीचे डेफिनेशन लिख देते हैं, लो याद करो। भाई क्यों याद करे बच्चा, जब लॉ है तो उसको सिखाओ, खुद से लिखिएगा वो, है ना। तो अब जो है, अब आप कैपेबल हैं कि आप खुद से क्या कर सकते हैं, इस मेंडल्स लॉ को लिख सकते हैं, है ना। तो जो मैंने आपको सिखाया उसके अकॉर्डिंग आपने क्या सीखा है? इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, कैसे अलील थे? दोनों डिफरेंट थे। टू डिफरेंट इन द एलिमेंट्स। प्रेजेंस, हाँ ठीक है, वेरी गुड। इन द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट, उसके बाद मैम दैट इज, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स, दैट इज, एक कैसा है? वन डोमिनेंट अलील, दैट इज वन dominant allele and one recessive allele and one recessive allele. डोमिनेंट अलील गारंटी के साथ, बिल्कुल हम यहाँ पे श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं, डोमिनेंट अलील always expresses itself, always expresses itself, always expresses itself and suppresses recessive allele. This is called as law of dominance, called as law of dominance. याद हो गया ना आपको? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसकी वजह से जो मेंडल साहब हैं, तो मेंडल का नाम जो है वो लिया जाता है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल है ना पूरा नाम है इनका। मेंडल साहब जो है इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ये भी है नीट का क्वेश्चन, यूपीएससी बीपीएससी में भी पूछा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? उसको तो पता है यूपीएससी बीपीएससी वाले को,
भाई तुमने हिस्ट्री लिया, सिविक्स लिया, ज्योग्राफी लिया, इकोनॉमिक्स लिया, कुछ भी लिया, 10वीं तक तो पढ़ा था ना साइंस, तो इस वजह से पूछा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, तो वहां पे मेंडल का नाम आपको लिखना है, ठीक है। अब जो है मैंने तैयारी पूरी नहीं करी है, मैंने सिर्फ F1 जनरेशन बना के छोड़ दिया था। आपको पता चल रहा होगा जेनेटिक्स जैसा भारी भरकम चैप्टर कितना स्मूथली रन कर रहा है, पता चल रहा है आपको? समझ आ रही मेरी बात? बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कुछ रटना नहीं है इसमें। तभी मैंने बोला था बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, बच्चे के ऊपर, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे उसको हैंडल करते हैं। चलिए, F1 जनरेशन मैंने बनाया, अब हमें F2 जनरेशन बनाना है। क्या करना है हम लोग को? F2 जनरेशन बनाना है, ठीक है। F2 जनरेशन हम करते हैं, इसी से बनाते हैं। F2 जनरेशन बनाना इसलिए बहुत आसान है, बच्चे कहते हैं मैडम हमने F1 बनाया लेकिन F2 हम भूल गए। भाई भूलना क्या है, आपको जब टेबल में दिख रहा है कि चारों कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो F2 बनाने के लिए आपको करना क्या है, नेक्स्ट पेज पे जब आप F2 बनाते हैं, सेल्फिंग बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? एक बच्चा एग्जाम में सेल्फी लिख के आ गया था, सेल्फी लेते लेते सेल्फिंग, सेल्फिंग बोला मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फिंग जो कराते हैं हम लोग, सेल्फिंग इसलिए बोला जाता है कि उसी में से हमने उठा लिया, एक हमने लिया है यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दूसरा भी तो वही है, याद क्या करना है इसमें आपको, दूसरा भी तो वही है। एक प्लांट जो है ये बेचारा टॉल है, तो दूसरा भी तो टॉल है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को तो साबित कर ही रहा है। दोनों टॉल लिख दीजिए, ठीक है। दोनों को टॉल लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एक और पनेट स्क्वायर बनाते हैं हम लोग। अब ये पनेट स्क्वायर किसके लिए बन रहा है? F2 के लिए बन रहा है। किसके लिए बन रहा है? F2 के लिए बन रहा है, ठीक है। अब इस पनेट स्क्वायर में हम लोगों को क्या करना है, ये जो बनाने जा रहे हैं हम लोग, इसमें यहाँ पे मैं इधर स्पेस मैंने फिनोटाइप जीनोटाइप लिखने के लिए छोड़ा है, ठीक है। तो ये जो है, अब आप तो सीख ही चुके हैं, यहाँ मैंने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बॉक्स में एक ही जाएगा, फिर मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हमने एक साइड मेल को रिप्रेजेंट किया है और एक साइड हमने फीमेल को रिप्रेजेंट किया है। रिजल्ट विल बी, बहुत ध्यान से इसको समझना है, समझना क्या है वो तो खैर बन ही जाएगा आपसे, रिप्रेजेंटेशन सीखना है इसका। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, ये चेंज नहीं होगा। कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया में भी बैठ के लॉ मेंडल पढ़ रहा होगा ना, वो भी ऐसा ही लिखेगा, वो भी ऐसा ही F2 बनाएगा, वो भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। मैंने आपको क्या नसीहत दी है, मैंने आपको सिखाया है टेबल के अंदर ही उसके गुण और फीचर लिख लीजिए जो यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है, टॉल टॉल टॉल, और एक पौधा जो है वो ड्वार्फ हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? ड्वार्फ हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, आपने सीखा होगा, आपको सिखाया गया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो बच्चे लिखते हैं इनविजिबल फीचर्स आर जीनोटाइप एंड विजिबल फीचर्स आर फिनोटाइप, मतलब ऐसे शॉर्टकट में बच्चों को सिखाया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, जो आप गमले में लगे किसी मटर के पौधे को देख के आप नहीं बता सकते कि उस जो टॉल प्लांट है वहां पे, तो उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है या फिर कैपिटल टी है, ठीक है। तो सिर्फ आप क्या बता सकते हैं कि वो टॉल है या ड्वार्फ है, तो उसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, फिनोटिपिक रेशियो। क्या लिखते हैं? फिनोटिपिक रेशियो। और जब हम लोग फिनोटिपिक रेशियो लिखते हैं तो मैंने आपको क्या सिखाया था, आप टेबल में ही उसके गुण को लिखने की आदत डालिए। याद है आपको, मैंने आपको बताया था। तो आपने जो यहाँ पे लिखा, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे? कैपिटल टी को टॉल लिखा आपने, इसको भी टॉल लिखा है। तो आपको इससे क्या मतलब है कि बॉक्स के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, आप तो दिखने वाले गुण लिख रहे हैं ना। तो आपको तो सिर्फ यहाँ पे यही लिखना है ना कि टॉल प्लांट कितने हैं और रेशियो ड्वार्फ प्लांट कितने, इतना ही तो लिखना है आपको। सिर्फ आपको ये लिखना है कि टॉल कितना है और ड्वार्फ कितना है। टॉल प्लांट यहाँ पे 3 है, ये देखिए 1 2 3, जो आपको खुली आंखों से दिख रहा है मैंने वही लिखा है यहाँ पे, कुछ अलग से मैंने नहीं लिखा है, ठीक। आपको ड्वार्फ प्लांट यहाँ कितने दिख रहे हैं? एक ही है, 1 है ओनली ड्वार्फ प्लांट। अब जाके सैंपल पेपर आज टर्न कीजिएगा रात में मेरे पढ़ाने के बाद,
उसमें क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब आप बोलेंगे सब कुछ तो ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड कहाँ से आ गया। मोनोहाइब्रिड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे एक पी प्लांट के अंदर हम ये नहीं देख रहे कि उसका सीड कैसा है, उसका जो पॉड शेप है वो कैसा है, उसका फ्लावर कलर कैसा है, हम सिर्फ इसकी हाइट देख रहे हैं कि ये टॉल है या डॉट है। जब हम एक ही गुण को देख के क्रॉसिंग कराते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, या नेक्स्ट ही पेज पर मैं लिख देती हूँ, या यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी तो मैं एक ही गुण दिखा रही हूँ ना, तो इसके ऊपर मैं लिख सकती हूँ। यहाँ मैं लिख देती हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कोई आपसे पूछे क्या होता है, कुछ नहीं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, बस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। डाई हाइब्रिड भी है ना आपके सिलेबस में, आप लोगों को है ना। यस सर। डाई हाइब्रिड है। देखिए अगर कोई आपसे पूछे डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है, तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, बस यही है। तो यहाँ पे टू जीन्स का तो हम लोग देख नहीं रहे, वो मैं आगे बताऊंगी, आपको सिखाऊंगी आगे जाके, ये भी पूरा बनाना सीख जाएंगे, हालांकि आपको याद भी होगा। चलिए, तो अभी तक हमने क्या किया था, फेनोटिपिक रेशियो लिखा था। क्या लिखा था, फेनोटिपिक रेशियो लिखा था। फेनोटिपिक रेशियो में हमने क्या लिखा, टॉल प्लांट 3 है, ड्वार्फ प्लांट 1 है। कई बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में लिखते हैं फेनोटिपिक रेशियो 3:1, टीचर हाफ मार्क्स काट लेते हैं। क्यों भाई, अगर आप अपने क्लास में बॉयज रेशियो गर्ल्स बता रहे हैं तो हो सकता है आपसे एग्जाम में गर्ल्स रेशियो बॉयज पूछ लिया जाए। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से जब कभी रेशियो लिखा जाता है, चाहे आप मैथ्स में क्यों ना लिखें, तो आपको बताना पड़ता है किसमें रेशियो दिखाना चाहते हैं आप, किसका रेशियो लिख रहा है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जेनोटिपिक रेशियो। जेनोटिपिक रेशियो, जेनोटिपिक रेशियो में कितने तरह के आपको यहाँ पे जीन्स दिख रहे हैं, जीनोटाइप, जेनेटिक अरेंजमेंट आपको कितने तरह का दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे कौन सी बात नजर आएगी, यहाँ जो जेनेटिक अरेंजमेंट है आपको 3 तरह का नजर आ रहा है। एक देखिए कैपिटल टी है, एक ही बॉक्स में है ये रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरे तरह का टाइप है ये, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना। और फिर यहाँ पे एक तीसरे तरह का टाइप है, दैट इज स्मॉल टी, ठीक है। अब जब हम इसका रेशियो लिखना चाहते हैं, कैपिटल टी कितना है 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है 2, स्मॉल टी कितना है 1 है, ठीक है। फेनोटिपिक रेशियो क्या होगा 3:1, जेनोटिपिक रेशियो क्या होगा 1:2:1। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको पता भी नहीं चला खेल खेल में आपने कौन सा सेगमेंट जो है आपने चैप्टर का क्लियर करा दिया, मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। देखिए जब आप मेंडल साहब का क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट जो है आप उसको अपने बुक के अकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे आपको ये बात नजर आती है। देखिए मैं शो करती हूँ आपको, ये तो आपने कॉपी में लिख लिया होगा या आपके पास लिखा हुआ होगा, तो बहुत अच्छी बात है। जब इसको हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसा है, एटलीस्ट जो डायग्रामेटिक व्यू है उसको तो मैं शो कर ही देती हूँ। देखिए ये रहा आपके बुक का पैरा, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये इमेजेस देखना है, लिखने का काम आपने कर लिया, बाकी जो लेक्चर है क्वेश्चन है सब आप कर सकते हैं, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको देखते हैं, ये जो आपको यहाँ पे पैरा नजर आ रहा है, इसको तो वैसे भी सेंड करने की जरूरत है नहीं, आप ही की किताब है, मैंने कुछ अलग से नहीं लगाया, सिर्फ डायग्राम देखिए यहाँ पे।
पहले आपने क्या किया था, एक टॉल प्लांट लिया था, टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट से, शॉर्ट प्लांट से क्रॉस कराया था, याद आया? ये दोनों पेरेंट्स थे, याद आया? जो बॉक्स के फॉर्म में किया है आपने, ठीक है। फिर आपको F1 स्प्रिंग मिला, ये कौन सा पेज है पता है आपको? ये है, ये देखिए, उसको देखिए और इसको देखिए, यही है वो बना हुआ। मेरी बात समझ आई? वो जो आपके बुक ने वहां पे बना रखा है वो यही है, ठीक है। आगे देखिए, देन क्या है, फिर आपने सेल्फिंग कराया उनके बीच में, यानी देखिए एक कैपिटल टी स्मॉल टी को एक कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। तो एक कैपिटल टी है, ये 1 हो गया, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक क्या है यहाँ पे, स्मॉल टी है, तो 1:2:1 ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो साफ साफ यहाँ पे बोली जा रही है आपको ये बात कि द टॉल प्लांट्स इन द F1 पेरेंट जनरेशन को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट्स ऑफ द पेरेंट जनरेशन. Mendelian experiments test this by getting both the parental parents and these F1 tall plants to reproduce by self pollination. को selfing लिखा था हमने यहाँ पे. फिर क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन तैयार हुआ जिसको हम लोग F2 बोलते हैं. क्या कहते हैं हम लोग उसको? F2 बोलते हैं, ठीक है. तो प्रोजेनी ऑफ द F1 टॉल प्लांट्स आर नॉट ऑल टॉल, लेकिन F2 में आपने क्या देखा कि सब टॉल नहीं हुए, एक आपको डॉर्फ भी तो मिला. अब आपको, आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको कभी ये पैरा समझ ही नहीं आता होगा, पता नहीं क्या लिख दिया इसने, है ना. आपको आज की क्लास में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ये कहाँ से, ये इतना, इससे ज्यादा लेक्चर तो आप भी बना सकते हैं, ठीक है. दिस इंडिकेट्स दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस traits were inherited in the F1 plants, but only the tallness traits was expressed. अच्छा, ये क्या मतलब है कि ये F1 जो था इसके अंदर कहीं ना कहीं तो जीन था या नहीं था डॉर्फ का बैठा हुआ? सोचिए तो थोड़ा सा ऐसे. इसका मतलब है कि डॉर्फनेस वाला जीन तो था लेकिन अंदर बेचारा दब के बैठा हुआ था, लेकिन जब उसको F2 जनरेशन में मौका मिला तो वो अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस कर देता है. Thus, 2 copies of the trait are inherited in each sexually reproducing organism. These two may be identical or may be different depending on the percentage. ठीक है. और जब इसके परसेंटेज की बात आती है, हालांकि अभी तक तो इसमें उतना डिटेल दिया नहीं गया, और ये नीचे क्या लिखा है ये मैं समझाती हूँ आपको. कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब XYZ ऐसे क्यों लिखा जाता है. देखिए, परसेंटेज की बात करते हैं तो ऐसे करते हैं. 1 बॉक्स इज इक्वल टू 25% टोटल. एक बात अपना कॉमन सेंस लगाइए ना, जब 4 बॉक्स मिला के 100% है, 4 बॉक्स कितना है यहाँ पे? 100% है, ठीक है. मैंने आपसे एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा करके पूछ लिया. कैसा पूछा? मेंशन द परसेंटेज ऑफ कैपिटल टी प्लांट्स इन द F2 जनरेशन. आंसर क्या होगा आपका? 25%. वेरी गुड. What is the percentage of capital T small t plants in the F2 generation? क्या हो जाए? 50%. वेरी गुड. यानी क्योंकि एक बॉक्स जो है वो यहाँ पे क्या है, 25% है, तो हम जब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी पूछ रहे हैं तब ये क्या हो जाएगा, जब परसेंटेज वाइज इसको आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो रिजल्ट तो आपको 3 ही मिला है ना. F2 का जो रिजल्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, F2 में आपको मिली है 3 वैरायटी, 1 2 और 3 वैरायटी जो आपको यहाँ पे मिली है, तो उन तीनों वैरायटी में है, एक है आपके पास कैपिटल टी, दूसरी वैरायटी है आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरी वैरायटी है आपके पास स्मॉल टी. तो कई जगह पे जब किताबों में एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है तो बोला जाता है द एक्सप्रेस्ड फीचर ऑफ टॉलनेस दैट इज होमोजाइगस टॉल. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, होमोजाइगस टॉल, तब भी कोई गलती नहीं है. दैट इज 25%. ये कितना हो गया? 50%. What is the percentage of dwarf plants? अब F2 लिखा ही नहीं तो बच्चा बोलेगा मैडम किसका होगा? भाई वो इडियट है एक नंबर का. F1 में आया कहाँ था डॉर्फ? नहीं आया था ना, तो सिर्फ डॉर्फ लिखा हो सकता है. तो यहाँ पे जो डॉर्फ प्लांट है उसका परसेंटेज कितना है? 25%. F1 में तो आया ही नहीं ना, F1 में तो ऑल टॉल हो गए थे. ये देखिए, तो ऐसा भी लिखा हो सकता है, मेंशन द परसेंटेज ऑफ डॉर्फ प्लांट्स इन मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. उसने जानबूझ के F2 नहीं लिखा कि बच्चा का थोड़ा सा ये भी चेक किया जाए कि हाँ भाई उसने पढ़ाई करी है या नहीं करी है, ठीक है. मैंने आपको परसेंटेज निकालना भी सिखा दिया, रेशियो निकालना भी सिखा दिया. हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फेनोटाइपिक रेशियो एंड जेनोटाइपिक रेशियो, तो फेनोटाइपिक रेशियो की जब हम लोग बात करते हैं तो फेनोटाइपिक रेशियो वहाँ पे क्या है? एक्सप्रेस्ड फीचर्स हैं. क्या है ये? एक्सप्रेस्ड फीचर्स हैं.
और जेनोटाइपिक रेशियो जो है ये क्या करते हैं, जीन्स का जो जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो वहां पे बताने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे आप मेंडल्स लॉ को क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप ये देख के और ये समझ के बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कैसे आपको ट्रेट और गुण लिखना है। ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे, हाँ इसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस है आपका। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद एक और तरीका है, देखिए एक और तरीके से आपको यहाँ पे F2 प्रोजेनी जो है वो बना के दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो लीफ टाइप से दिखाया गया है ऑलरेडी। अब देखिए एटलीस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मैं दे ही देती हूँ। डाई हाइब्रिड क्रॉस जो आपको बनाना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग बात करते हैं, समझिए इसको ध्यान से, बहुत आसानी से, बहुत इजीली गेम की तरह लगेगा आपको ये डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना। ये बिल्कुल वही है जो क्लास 12th में बच्चों को पढ़ना है, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट मार के बताया हुआ है इसमें, शॉर्टकट नहीं बताना चाहिए। हम लोग अब डाई हाइब्रिड क्रॉस पे चलते हैं, ये सब छोड़िए, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल। ये पेज तो आपकी बुक का ही था, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है सबको? हाँ चलिए, कुछ नया सीखा आपने, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपको? चलिए वेरी गुड। Yes, ma'am. अब देखिए मैं ना डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको बनाना सिखाती हूँ। पहले तो ये है कि जो मेंडल साहब ने फीचर सेलेक्ट किए थे पी प्लांट में, आपको याद ना करने का मन ना करें, वो उन्होंने 7 गुण लिए थे। हाउ मेनी ट्रेट्स आर सिलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स इन पी प्लांट। तो जब हम यहाँ पे 7 ट्रेट्स की बात करते हैं पी प्लांट में, उसके लिए टेबल आता है, मैं लिख भी सकती हूँ बट आई एम सेविंग माई टाइम, मैं अपना टाइम सेव कर रही हूँ और आपका भी, ताकि जल्दी जल्दी फटाफट फिनिश करें हम लोग इसको। 7 गुण लिए थे उन्होंने सिर्फ एक मटर के पौधे में, सिर्फ एक पी प्लांट के अंदर उन्होंने क्या किया था, 7 फीचर लिए थे, 7 गुण लिए थे। तो इसमें से हम कौन से 2 गुण का इस्तेमाल करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये 7 ट्रेट्स हैं, 7 फीचर है जो मेंडल साहब ने बताया था। देखिए ये जो है, पहले तो ये काम नहीं करेगा, उसके बाद इतना फास्ट काम करेगा ऐसा लगेगा कि 4-5 एक ही साथ चिपक जाएगा। चलिए आ गया, फटाफट देखिए, ये 7 गुण हैं, ठीक है, 7 कैरेक्टर्स हैं। मेंडल साहब ने सिर्फ एक पौधे में चुना था। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि और कुछ मिला नहीं था इनको, पी प्लांट को क्यों उठाया इन्होंने, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े जायंट पीपल के पेड़ हैं, है ना, बहुत सारे ट्री हैं। तो यही रीजन ही है इसका कि इनको बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग फीचर जो है वो एक ही पौधे में देखने को मिले। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब डिफरेंट टाइप के, जिसमें से ये ऊपर वाले सारे डोमिनेंट ट्रेट है और नीचे वाले सारे रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, दूसरी बात, अभी हमने टॉलनेस और डॉर्फनेस को लेके सारी पढ़ाई करी है, क्लियर है? ठीक है, जो मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया उसमें एक चीज मिसिंग क्या है, एक मैं आपको जब यहाँ पे क्वेश्चन कराती हूँ, एक जो आप यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं वो कैसे करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक ही क्वेश्चन लिखूंगी बस, आप उसमें 10 करते रहिए, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद वाले पेज पर, हाँ यहीं पे लिख लेती हूँ, देखिए तो मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज किया? मेंडल ने पी प्लांट इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये देखिए पी प्लांट का लाइफ साइकिल काफी शॉर्ट होता है, बहुत कम ड्यूरेशन में वो अपने आप को ग्रो कराता है। इतने सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है वो एक ही प्लांट में देखने को मिलते हैं, काफी शॉर्ट है, लेबोरेटरी में उसको मेंटेन करना काफी आसान है। बात समझ आई मेरी? ठीक है, ये सारे फीचर हम लोग वहां पे लिखते हैं।
अब मान लीजिए एक हम पीपल का पेड़ उठा के लाते एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लैब में रखेंगे कहाँ उसको, है ना, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, प्लस इतना सारा कंट्रास्टिंग फीचर वो देता भी नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन जो है पिछले कॉन्सेप्ट से मिसिंग है, एक ही दूंगी मैं, इसके ऊपर आप 10, 50, 100 जितने चाहे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन, मेरे साथ साथ हाथ चलाएंगे आप लोग जब भी मैं क्वेश्चन लिखूं, बाकी आप भले सुन लीजिए। रिप्रेजेंट द पनेट स्क्वायर, represent the Punnett square for crossing between a heterozygous tall plant and a dwarf plant। चलिए बनाइए फटाफट। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको क्या बोला मैंने। क्वेश्चन के अंदर ही अगर आप ध्यान से देखिए आंसर जो इसी के अंदर आपका छिपा होगा। बन गया? यस मैम। कुछ नहीं है इसके अंदर, Yes, ma'am. देखिए। हाँ, काफी बढ़िया। आपको ऐसे में ना 50, 100 जितने चाहे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, क्रॉसिंग बिटवीन हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। तो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट ऐसा होता है और डॉट प्लांट जो है वो ऐसा होता है। इसके लिए जब आप पनेट स्क्वायर बनाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देन स्मॉल टी, that is capital T small t, small t small t, capital T small t, small t small t। एक साइड आपने मेल को दिया है, दूसरा साइड आपने फीमेल को दिया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं बच्चों को, ये चेक करने के लिए कि उन्होंने सीखा भी है या फिर रट के आ गए उठ के। ऐसा केस तो मैंने बताया ही नहीं अभी आपको। F1 F2 में तो था ही नहीं ये टेबल, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप यहाँ पे इसका फेनोटिपिक रेशियो लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप इसका फेनोटिपिक रेशियो, एक ही क्वेश्चन मास्टरपीस होता है इसका, एक कर लीजिए बाकी सब सीख जाएंगे आप। तो फेनोटिपिक रेशियो में क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? 2:2. हाँ, वेरी गुड। टॉल प्लांट 50-50 का रेशियो दिख ही रहा है आपको, रेशियो ड्वार्फ प्लांट। टॉल प्लांट यहाँ पे 2 है, कई बार किताबों में काट के 2:2 को 1:1 लिखा रहता है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इसकी जीनोटिपिक रेशियो पे चलते हैं, वो भी सेम है ना। जीनोटिपिक हाँ। रेशियो भी क्या है यहाँ पे? हाँ, 50-50 का है। तो ऐसा तो था नहीं दोनों। तो बच्चे देखते हैं एग्जाम में F1 या F2 में से कोई भी चिपका के बना के आ जाते, कहते मैडम आपने तो यही सिखाया था। भाई सिखाया मैंने वही था, लेकिन ये क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा है ना आपसे, है ना। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जाम में थोड़ा ध्यान देंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा सिखा दिया है, दैट इज 2:2। ठीक है, हो गया ये। तो यही एक क्वेश्चन कराने से क्या हुआ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें कैसे इसको करना है। हाँ, अब हम लोग थे भाई, मंडल साहब ने इस पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया? रीजन नंबर 1, पी प्लांट का लाइफ साइकिल काफी शॉर्ट होता है, ठीक है। रीजन नंबर 2, पी प्लांट जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रास्टिंग फीचर्स को शो करता है। कंट्रास्टिंग फीचर्स का मतलब जो बिल्कुल ऑपोजिट दिखने वाले फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को वो क्या करता है, शो करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि ये जो है पी प्लांट को लैब में हैंडल करना काफी आसान है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप खुद भी लिख सकते हैं, यही सारी चीजें, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने पी प्लांट को उठाया। अब हम क्या कर रहे हैं, टॉलनेस वाला सारा फीचर आपने पढ़ लिया। ये जब मैंने बोला ना तो इसी पे मुझे याद आया कि एक मैं क्वेश्चन करा दूं आपको, हो सकता है एग्जाम में ट्विस्ट कर दिया जाए, तो आप सोचेंगे ऐसा तो हमने बनाया ही नहीं था, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। टॉलनेस, ड्वार्फनेस, टॉलनेस, शॉर्टनेस लिख के कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ना एक ही गुण को लेके चल रहे थे ना, टॉल डॉट, उतने में ही गेम खेल रहे थे आप बस। अब आप लोग यहाँ पे सिनेरियो चेंज करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2 गुण को चुनेंगे एक साथ। एक हम लोग सीड के शेप को लेंगे,
सीड का शेप, जब मटर आप घर में खरीद के लाते हैं ठंड के सीजन में जब आता होगा, ऐसे भी पैकेट में अब तो सालों भर दिखता रहता है ना, फ्रोजन फॉर्म में। तो एक राउंड शेप का आता है और एक थोड़ा सा ना रिंकल टाइप का होता है वो, जिसमें से राउंड फीचर डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड वाला रिसेसिव होता है। सीड के कलर की बात करें तो एक येलो कलर आता है और दूसरा ग्रीन कलर आता है। सीड का जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है और ग्रीन कलर जो है वो क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं हम लोग? डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस सीखने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स देख रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि आपको इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स देखना है। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, टू, अच्छा टू जीन्स का तो मतलब ही हो गया कि दो गुण को आप यहाँ पे लिखने वाले हैं, है ना। तो जो टू जीन्स है आपके पास, दैट आर, ये जो आपके पास क्या है, टू जीन्स। एक आपने यहाँ पे क्या लिया है, सीड का शेप लिया है, और दूसरा आपने क्या लिया है, यहाँ पे 1 2 भी लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। 1 2 ही फीचर ही लिया आपने तो 2। दूसरा आपने यहाँ पे क्या लिया है, सीड का कलर लिया है। ठीक है, अब सीड के शेप में आपने दो शेप देखे यहाँ पे, है ना। ये देखिए, एक आपने शेप कौन सा लिया है उसमें, राउंड लिया है, और दूसरा कौन सा लिया है, रिंकल्ड लिया है ना। Wrinkle. हाँ, राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड जो फीचर है यहाँ पे, दैट इज डोमिनेंट, और रिंकल्ड जो फीचर है यहाँ पे, दैट इज रिसेसिव। देन आपके पास सीड कलर की जो बात आती है, तो इसमें आपने येलो एंड ग्रीन को लिया है। इतने से ही खत्म हो जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। जिस बच्चे को इतना याद है ना, फिर तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, फिर तो गेम है एक तरीके से, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना, फिर तो गेम है ये, फिर कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो राउंड एंड रिंकल्ड हमने लिया है यहाँ पे फीचर, और सीड कलर में हमने यहाँ पे क्या लिया है, येलो एंड ग्रीन। येलो एंड ग्रीन। इसमें क्या खासियत है, येलो वाला जो फीचर है, ये याद रखना जरूरी है, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा ग्रीन है, पता चलो उल्टा लिख के आ गया। एक क्या हो गया आपका, डोमिनेंट हो गया, और ग्रीन वाला क्या है यहाँ पे, रिसेसिव। ग्रीन वाला क्या है यहाँ पे, रिसेसिव है आपका। ठीक, तो हम यहाँ पे टू फीचर्स को लेने वाले हैं। कितने फीचर को लेने वाले हैं, टू फीचर को लेने वाले हैं। राउंड को जब हम रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो राउंड के लिए हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर। रिंकल्ड के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल आर, स्मॉल आर। येलो के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और ग्रीन के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब एक बॉक्स में आता है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कई बार तो कंफ्यूजन हो जाता है, या कई बार गलती से क्या किया, स्मॉल और स्मॉल वाले को एक जैसा ही लिख दिया, तो कंफ्यूजन होती है। दोनों वाई को अलग अलग तरीके से लिखेंगे। ठीक है, आगे जाके जब एक टेबल में आएगा उससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है,
अब ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है आपके पास, ये जो क्या है आपके पास, डाइहाइब्रिड क्रॉस है। तो इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या करना है, हमें दो दो फीचर को लेते हुए चलना है, दोनों फीचर को, कितनी बड़ी बात है, दो फीचर को हमें पैरेलल लेते हुए चलना है। तो अब जाके हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो गेमेट्स का नंबर है, गेमेट्स का क्या है यहाँ पे नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रीजन क्या है, क्या मेरा बोलने का मतलब है, वो देखिए एक बॉक्स से समझ आएगा। जब कभी भी आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाना हो, क्या बनाना हो आपको, डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाना हो, तो लगता है बॉक्स हैंग ही कर गया यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 ज्यादा हो गया, 5 भी हो जाए तो ठीक है। जब कभी भी इसको बनाना हो तो एक एक एक्स्ट्रा लेंगे सिर्फ, मतलब 5 5 ले लेंगे, होता तो 4 है, लेकिन उसके जीनोटाइप को भी तो रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जीनोटाइप बेचारा कहाँ जाएगा, फिर उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5, हाँ 5 इधर हो गया, इधर से कम कर देते हैं, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, अब सही हो गया। इतना बॉक्स आपके कॉपी में ले लेना है आपको। बच्चों को मैं कहती हूँ रूल्ड पेज है ना, तो 2-2 लाइन का गैप छोड़ छोड़ के लाइन डाल लीजिए। क्लास में तो सामने बनवाती हूँ बच्चों से, मेरे साथ साथ उनका हाथ चलता है तो ऑटोमेटिकली सीख भी जाते हैं, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। तो ये हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे। डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाते वक्त आपको यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी है, देखिए क्या है उसमें से, सो देखिए ये है आपका बॉक्स नंबर 1 2 3 4, ये रफ वर्क है। ये है आपका बॉक्स नंबर 1 2 3 और 4। बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 1 का जीनोटाइप अगर आपने अलग अलग तरह का लिखा तो पूरा टेबल गलत होगा। बॉक्स नंबर 2 सेम टाइप ऑफ जीनोटाइप, बॉक्स नंबर 3 सेम टाइप ऑफ जीनोटाइप, बॉक्स नंबर 4। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। हमें जो यहाँ पे जरूरत है वो सिर्फ 4 कॉलम्स की है, बट एक हम यहाँ पे किसके लिए कॉलम ले रहे हैं, एक कॉलम हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं जीनोटाइप के लिए, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब ऑब्वियस है कि इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साइड मेल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और दूसरे साइड हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फीमेल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं यहाँ पे। अब ट्रिक देखिए इसकी जीनोटाइप को बिठाते कैसे हैं, फटाफट देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कोई दिक्कत। अब एग्जैक्टली इसी तरीके से मैंने यहाँ पे फिट कर दिया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, बॉक्स नंबर 1 बॉक्स 1 2 2 3 3 4 4। मेरी बात समझ आ रही है। अब एक साथ लिखेंगे कैपिटल, दोनों को एक साथ चलाना है ना आपको, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वाई अलग तरह से लिखी है ना, एक ही जैसा लिख लेते हैं बच्चे, फिर कंफ्यूजन होती है। अब आपको फिल करना आता है, अगर मैं बोलूं तो आपको पता है कि हम इस टेबल को फिल कैसे करते हैं, ठीक है। इसको ना मेरे ख्याल से गिन के 2 मिनट लगता है फिल करने में, इसको अगर आप थोरली चाहते हैं कि हम फटाफट इसको फिल करें, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, मेरे साथ साथ फटाफट फिल कर दीजिए। फर्स्ट बॉक्स में क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। फिर इधर क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बोलते बोलते मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। कैपिटल आर, देखिए एक बॉक्स छोड़ा है मैंने बीच में, क्यों छोड़ा मैं बता रही हूँ अभी रीजन। एग्जाम में चेक करने का मेथड है ये, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब जब आप इन सब को ध्यान से देखेंगे ना, तो आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं इसको देख के, यस और नो। देखिए एक ट्रायंगल बन गया। एग्जाम में पहले इस ट्रायंगल में फिट करके जब आप देखिएगा ध्यान से ना, इनका नंबर कितना है टोटल पता है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 9, यस बिल्कुल।
और ये सब के सब जो हैं यहाँ पे बैठे हुए, ये सब यहाँ पे क्या है, येलो एंड ब्राउन। यस, राउंड प्लस येलो है, ठीक है। तो जब हम इसका फिनोटिपिक रेशियो लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या लिखना स्टार्ट करेंगे, जब हम इसका फिनोटिपिक रेशियो लिखना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हमें एक बात समझ आएगी। यहाँ पे बॉक्स ही कहाँ चला गया, एक मिनट, ये हैंग कर रहा है, एक मिनट। तो आपको वहां पे ये नजर आएगा कि जब हम यहाँ पे कैपिटल आर, अच्छा ये डिलीट होता है, अच्छा छोड़िए, बॉक्स में बाद में यहाँ पे फिट कर दूंगी, मैट लिस्ट बना देती हूँ इसको। देखिए सारे ट्रेड्स एथलीट लिखे हुए हैं, अच्छी बात है। तो ये मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे अभी मैंने ट्रायंगल फिट करके दिखाया और मैंने आपको बताया कि क्या बन रहा है वहां पे, ये सब के सब क्या होंगे, आपके राउंड प्लस येलो होंगे, और इनका नंबर कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप फिल करना स्टार्ट कीजिएगा, नेक्स्ट जब आप देखिएगा तो गारंटी के साथ एक और ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। मैंने ग्रीन कलर ले लिया बनाने के लिए, ये देखिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई, लेकिन अब ये राउंड नहीं है, नाउ इट्स रिंकल्ड प्लस येलो है। फिर ये क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, रिंकल्ड प्लस येलो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, जब आप देखिएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, रिंकल्ड प्लस येलो, ठीक है। तो ये तीन ही जो है अब यहाँ पे फिट होंगे। कैसे मिले आपको रिजल्ट, यहाँ पे रिंकल्ड प्लस येलो, ठीक है। देन क्या है, आगे जब हम बढ़ते हैं इस टेबल में, तो आगे आपको कौन सी बात नजर आती है, एक दूसरा कलर हम लोग लेते हैं, किसी को भी ले लेते हैं, पिंक लेते हैं। देन अब देखिए क्या मिलेगा आपको, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी कि राउंड प्लस ग्रीन। फिर आपको क्या मिल रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, राउंड प्लस ग्रीन। फिर आपको क्या मिल रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, राउंड प्लस ग्रीन। सबसे हैरानी की बात ये है कि बेचारा जो अकेला एक इकलौता केस है ना, कंप्लीटली रिसेसिव वाला केस, वो वन एंड ओनली है। तो यहाँ पे जब आपसे कोई रिजल्ट पूछेगा कि राउंड प्लस येलो कितने हैं, तो ये हो जाएगा 1, नंबर लिख ही देती हूँ, ज्योग्राफी पेज बन गया है तो, है ना। ये टेबल तो आपको लगा रहता है, थोड़ा हैंग भी कर रहा है, 1 2 3 4, है ना। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये राउंड प्लस येलो है। राउंड प्लस येलो कितने हैं, 9 है, ठीक है। रिंकल्ड प्लस येलो कितने हैं, 1 2 3। राउंड प्लस ग्रीन कितने हैं, 1 2 3। रिंकल्ड प्लस ग्रीन कितने हैं, ओनली 1। तो रेशियो इसका निकल के सामने आया आपके पास 9:3:1। हाँ, इसका जो रेशियो निकल के सामने आएगा। अच्छा मुझे पहले एक बात बताइए, सारे बच्चों ने बनाना सीखा या नहीं सीखा, सीख लिया सारे बच्चों ने, यस और नो। ये नहीं कि ऐसे झूठ मूठ का दिखाने के लिए बोल दिया हाँ मैम सीख गया, नहीं, ऑनेस्टली बताइए। तभी मैंने आपको इसको जो, हाँ आपने सीखा होगा, मैंने पहले ही बोला था, एक गेम की तरह है, कुछ है नहीं इसको बनाने में। ये देखिए जो मैंने बनाया वही टेबल ये रहा। तो इसका जो फेनोटिपिक रेशियो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे, दैट इज 9:3:1। एक कार्टून भी लगा रखा है किसी ने साइड में, चलिए ठीक है, ये कार्टून यहाँ पे इसको लगा रखा है, स्माइली कोई इमोजी, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। चलिए ठीक है, तो ये वाइट कम है, क्या बोल रहे हैं, हाँ यहाँ पे कम है, चलिए ठीक है। आंखें बहुत तेज है आपकी, इसमें ना एक वाई मिसिंग है, उसको लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक जो कैपिटल वाई है वो मिसिंग है, ठीक है। तो ऐसा, और इसका रेशियो आएगा 9:3:1, ठीक है। तो ये फेनोटिपिक रेशियो है। एक जीनोटिपिक रेशियो में आपको नेक्स्ट क्लास में निकालना सिखाऊंगी, शायद आपकी बुक में नहीं है, नहीं भी है तो 5 मिनट्स का टाइम जाएगा, मैं बता दूंगी आपको। आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल, बनाना सीख लिया आपने डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। हाँ मैम। यस मैम। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।